महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। सीएम धामी ने किया महात्मा गांधी का स्मरण, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। सीएम धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, उनकी राह पर चलने के लिए सभी को किया प्रेरित। विधानसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। अध्यक्ष बोली, सभी को जरूरत है गांधी के पद चिन्हों पर चलने की। हरिद्वार पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी मजबूत, कई निर्दलीय सदस्यों ने ली भाजपा की सदस्यता। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक और प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात। सीएम धामी ने किया नाना पाटेकर को सम्मानित। नाना पाटेकर ने सराहा उत्तराखंड सरकार का कार्य। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नई दिल्ली की बड़ी खबर के साथ, जहां हरिद्वार को स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड मिला है। धामी के नेतृत्व में स्वच्छता मिशन में उत्तराखंड टॉप 3 में आया है। हरिद्वार, जोईवाला, नरेंद्रनगर, रामनगर, लंढोर कैंट को अवार्ड प्राप्त हुआ है। हरिद्वार को बेस्ट गंगा टाउन अवार्ड मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें, 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड टॉप 3 में शामिल हुआ है और एक बड़ी उपलब्धि है ये उत्तराखंड के लिए। तो नई दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, हरिद्वार को स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड मिला है। जिस तरीके से कल स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नतीजे आए, उसमें हरिद्वार ने भी अपनी जगह बनाई है। धामी के नेतृत्व में स्वच्छता मिशन में उत्तराखंड टॉप 3 में आया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड दिया है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये अवार्ड प्राप्त किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार को स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड मिला है। धामी के नेतृत्व में स्वच्छता मिशन में उत्तराखंड टॉप 3 में आया है। 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड टॉप 3 में शामिल हुआ है और एक बड़ी उपलब्धि है ये उत्तराखंड के लिए। धामी के नेतृत्व में स्वच्छता मिशन में उत्तराखंड टॉप 3 में आया है। इसके साथ ही आपको बता दें, हरिद्वार, जोईवाला, नरेंद्रनगर, रामनगर, लंढोर कैंट को भी अवार्ड प्राप्त हुआ है और इसे लोगों की जागरूकता ही कही और सरकार के जो तमाम प्रयास हैं उसका ही नतीजा है कि उत्तराखंड ने भी अपनी जगह बनाई है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में और बड़ी उपलब्धि ये उत्तराखंड राज्य के लिए है। तो 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड टॉप 3 में शामिल हुआ है। कल जिस तरीके से नतीजे घोषित हुए और इसमें उत्तराखंड का भी नाम सामने आया है। उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव का क्षण है कि आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कुल 6 पुरस्कार भी मिले, जिसमें एक राज्य को मिला है जो 100 से कम निकाय है, उसमें हम लोग तीसरे नंबर पर देश में है। एक गंगा टाउन में हमें हरिद्वार को मिला है। शेष 4 और अन्य हमारे निकाय को मिले हैं, जिसकी हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि जब हमारे पहली बार 6 पुरस्कार हमें उत्तराखंड राज्य को मिले हैं। उसके लिए मैं अपने माननीय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने ये उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व लाइव बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कैलाश, एक गौरव का क्षण है और उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड का भी डंका बजा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का डंका जरूर बजा है और 100 से निकाय जो कम हैं जिन प्रदेशों में, उस पे उत्तराखंड टॉप 3 में है पूरे देश में और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे प्रदेश के लिए। और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये सम्मान को हासिल किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के 5 शहरों को चिन्हित किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हर साल ये सर्वेक्षण करवाया जाता है केंद्र की ओर से, और जिस तरीके से स्वच्छता पखवाड़ा पूरा प्रदेश में इस वक्त चल रहा है, सेवा
पखवाड़ा भी चल रहा है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि हाँ, ये उपलब्धि है। रही बात हरिद्वार की, तो हरिद्वार को गंगा रिवॉर्ड यहाँ पर मिला है पूरे देश में। और जो हरिद्वार की हम जहाँ तक बात करें, तो हरिद्वार ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस शहर में होता है, क्योंकि धर्माटन के लिहाज से भी देखा जाए और श्रद्धालुओं के लिहाज से भी देखा जाए, तो ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा यहाँ पर है, हर की पैड़ी यहाँ पर है, तो लोग दूर से यहाँ पर आते हैं गंगा का आचमन करने के लिए, साथ ही गंगा स्नान करने के लिए। और उसके बावजूद इस शहर में स्वच्छता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लिहाजा उस चुनौती को पार किया हरिद्वार शहर ने, और उसके बाद इतना बड़ा सम्मान यहाँ पर मिलना हरिद्वार शहर के अलावा 5 अन्य शहरों को, तो ये एक वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल कैलाश, अगर कहें इसको कि लोगों की जागरूकता, प्रशासनिक अमले की मेहनत और सरकार के प्रयास का ही ये नतीजा है। हाँ, बिल्कुल कहीं न कहीं लोगों की भी जागरूकता है, प्रशासन की जो कड़ी मेहनत है वो भी है, और सरकार का जो प्रयास है वो भी है। क्योंकि लोगों की जागरूकता और भागीदारी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और ज़ाहिर तौर पर ये एक समझना होगा लोगों को, क्योंकि लोग अपने घरों में सफाई ज़रूर रखते हैं, लेकिन घरों के बाहर अगर बात की जाए, तो लोग घरों के बाहर सफाई कम रखते हैं। लेकिन जब लोग ये समझने लगे कि अपने घरों के अलावा घरों के बाहर, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में और अपने शहरों को अगर साफ रखना है, तो इस तरह की चीजें निकल कर आ पाती हैं। प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया था स्वच्छता अभियान का, जो स्वच्छता अभियान लगातार चलाया भी जाता है, और देश में भी इस अभियान को चरितार्थ किया है धामी सरकार ने। और खुद इस वक्त जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी समय समय पर इस तरह के काम करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह माना जाता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है जनता को भी, कि जनता इसकी भागीदार बने। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो अभियान जो चला है केंद्र की ओर से, और जो सम्मान मिला है राज्य को, तो इसमें सरकार की भागीदारी तो है ही, साथ ही जो जनता है और जो प्रशासन है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी। बिल्कुल कैलाश, इसमें दो राय नहीं है कि बेहतर उत्तराखंड ने किया है, लेकिन अब बेहतरीन की ओर भी उत्तराखंड को बढ़ना है। बिल्कुल, देखिए बेहतर किया है और बेहतरीन की ओर बढ़ना है। वाक़ई में ये बहुत एक अपने आप में एक सवाल तो नहीं कहेंगे इसको, अपने आप में एक चुनौती ज़रूर है, क्योंकि बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, और प्रयास तभी सफल हो पाएँगे जब सरकार भी यहाँ पर अपने जो प्रयास है उनमें सार्थक होगी, और जो जनता है वो भी अपने प्रयासों में सार्थक होगी। तो कहीं न कहीं आपसी जो भागीदारी है, आपसी भागीदारी को यहाँ पर निभाना बहुत ज़रूरी है, और आपसी तालमेल यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो जनता की बात करें, सरकार की बात करें, ये प्रशासनिक अमले की बात करें, और यही अगर भागीदारी आगे भी अगर जारी रही, तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी 5 शहरों को ये सम्मान मिला है। हो सकता है कि आने वाले समय में और अधिक जो निकाय हैं उत्तराखंड में, उन तमाम निकायों को इस तरह का सम्मान मिले। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने अभिनेता नाना पाटेकर को पहाड़ी टोपी पहनाकर प्रदेश में उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है, जिससे राज्य में अधिक से अधिक फिल्म निर्माता यहां आकर काम करें। राज्य में शूटिंग के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए भी सम्मानित किया गया है। वहीं फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने भी देवभूमि उत्तराखंड को नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत अच्छा बताया, साथ ही यहां के लोगों की तारीफ की। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार दिया। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वंशीधर तिवारी ने प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार से प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार ने फिल्म निर्माता निर्देशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, जिसका परिणाम है कि आज उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी प्रदेश की फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक बना रहे हैं। अब राज्य में अधिक से अधिक फिल्म निर्माता आ सकेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे।
आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में धान क्रय केंद्र खोलने और बिचौलियों से बचवाने के लिए ब्लॉक परिसर में प्रशासन, किसानों और राइस मिलरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा और तहसीलदार पूनम पंत मौजूद रहे। 1 अक्टूबर से धान केंद्रों में धान खरीदी शुरू होगी। इसे लेकर उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि किसानों और राइस मिलरों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहे, इसे लेकर बैठक की गई है। किसानों को किसी प्रकार की समस्या होने पर केंद्र पर उच्च अधिकारियों के नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही बताया कि उप जिला अधिकारी कार्यालय पर भी शिकायत कर सकते हैं। इन शिकायतों का जल्द निराकरण किया जाएगा। केवल उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मीटिंग की गई थी, क्योंकि बार बार डिमांड आ रही थी कि मिलर्स और जो हमारे किसान हैं वो साथ बैठ जाएं और जो भी आपस में उनसे एक दूसरे की शिकायतें हैं या जो भी समस्या है उनका निराकरण मौके पर ही किया जा सके। जैसे कि बैनर देख रहे हैं उसमें सारे के सारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। इस प्रकार की कोई भी शिकायत आई थी तो हमको नंबर, इन दूरभाष नंबरों पर कॉल करके या व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो मंडी में ही है, तो वहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं और जो भी शिकायतों का निस्तारण किया जाना होगा तो हम लोग उस समय कर लेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लालकुआं में सामाजिक संगठनों ने एकत्रित होकर तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हत्यारे सहित दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरोपी भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे को बचाए जाने की नीयत से रिजॉर्ट को गिराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की मिली भगत लग रही है। उत्तराखंड के अंदर लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, तो अभी जो ताजा घटना हुई अंकिता भंडारी के लिए, उसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। उस अंकिता का मामला है कि जो रिजॉर्ट ऋषिकेश में बना है, तो हमारा मानना ये है कि जितने भी साक्षी रिजॉर्ट के अंदर थे, अंकिता भंडारी को तो मार दिया गया, जितने रिजॉर्ट के अंदर साक्ष्य मौजूद थे उस साक्ष्य को मिटाने के लिए एकदम उस पर बुलडोजर चला दिया है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं से उसमें उसको सह मिली हुई है और उसकी सह पर ये सारा जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है। केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में जल जीवन मिशन की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से सभी पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और बचे हुए कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मिशन हर व्यक्ति तक पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत 929 करोड़ की 510 पेयजल योजनाएं चल रही हैं। नैनीताल में अब तक 60,000 से ज्यादा घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो पहले जिसका प्रतिशत बहुत कम था, 20% भी नहीं था, तो आज हमने इतने घरों में कनेक्शन दे दिया है। लगभग 60% लोग आज सेवित हो चुके हैं। इतने परिवारों को कनेक्शन दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में नल और नल में जल, जो मोदी जी ने कहा, बहुत सोच विचार कर ये योजना प्रारंभ की गई, जल जीवन मिशन, और आज वो फलित भी हो रही, दिखाई भी दे रही है। अकेले अगर नैनीताल जिले की बात मैं करूं तो कम से कम 929 करोड़ रुपए 929 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। कुछ लाख भी हैं आगे, लेकिन 929 करोड़ रुपए। काशीपुर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसके चलते आईटीआई थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 225 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। मामले में एसपी चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि नशे के कारोबारी यूपी से स्मैक लाकर उत्तराखंड में सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। वहीं स्मैक की कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। के विरुद्ध जो एक अभियान चलाया जा रहा है जनपद पुलिस के द्वारा, तो इसी क्रम में आज 2 अभियुक्त जो पवन और दीपक हैं, ये ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनके कब्जे से 225 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों अभियुक्त जो है इसको बेचने के लिए ला रहे थे और इनको चूंकि बेच पाते इससे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 225 ग्राम लगभग ये 28 से 30 लाख के लगभग इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बताई जा रही है।
चंपावत में पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड ने प्रदेश भर में काला दिवस मनाया। जिले के सभी सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया में भी जागरूकता अभियान चलाया। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट के समस्त स्टाफ ने भी विरोध दर्ज करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया। शिक्षक अर्जुन सिंह छतोला ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा जल्द ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकालने जा रही है। साथ ही सरकार जब तक शिक्षक कर्मचारियों की बात नहीं मानेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। काला दिवस के रूप में सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन में कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके नई पेंशन व्यवस्था स्थापित की और जिसका विरोध जो है लगातार हमारे संगठन नो प्रूफ द्वारा किया जा रहा है। सभी जिलों में उत्तराखंड में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और चंपावत जिले में भी सभी कर्मचारी अपने सोशल मीडिया में डीपी के रूप में और लिखित रूप में सभी जगह है इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ कार्यस्थलों में काली पट्टी बांधकर काले फीते बांधकर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे कि आपको सबको पता ही है, इस दिन जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना का मुद्दा एक विश्व भारत देश पर पूरा लागू हुआ था। ये देखिए, ये एक हमारा राइट है, इसको हम लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना। हल्द्वानी शहर में सुरक्षा के लिहाज से 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे हर छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस विभाग ने इसकी तैयारियां कर ली हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि हल्द्वानी शहर के साथ साथ बॉर्डर एरिया को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए 40 लाख रुपए का बजट देने की घोषणा की थी। बजट मिलते ही हाईटेक कंट्रोल रूम बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हल्द्वानी शहर को पूरा कवर करने के लिए एक प्लान बन रहा है, जिसमें लगभग 200 सीसीटीवी प्रपोज्ड हैं और इस पे हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसमें सारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको कवर किया जा रहा है और साथ में बॉर्डर एरिया भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं और इसका प्रपोजल लगभग तैयार है। बहुत जल्दी ही इसमें हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा पीएसक्यू में एक प्रपोजल है जिसमें हम लोग जो है कंट्रोल रूम को आधुनिक बना रहे हैं और इसमें आपका सीसीटीवी वॉल भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग पूरे शहर को हमेशा कवर करके रखेंगे। राज्य स्तरीय समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने नागरिकों का पक्ष सुनने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को समान नागरिक संहिता की जानकारी देकर उनके सुझाव प्राप्त करना है। विशेष तौर पर महिलाओं और युवाओं को इस बारे में बताते हुए विवाह, संरक्षण, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार आदि पर सुझाव प्राप्त कर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट में समाहित करना है। इसी क्रम में सदस्यों के भ्रमण का कार्यक्रम राज्य के सीमांत गांव माड़ा जनपद चमोली से शुरू किया गया। माड़ा गांव में सदस्यों द्वारा बैठक आयोजित की गई। समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी देने के बाद उपस्थित महिलाओं, पुरुषों और युवाओं को अपने क्षेत्र से संबंधित रीति रिवाजों के विषय में जानकारी दी गई। उनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर सुझाव भी लिए गए। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर प्रतिभाग किया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रायपुर से खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया, जिसमें खेल मंत्री रेखा आर्या और स्थानीय विधायक शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। साथ ही कहा कि खेल महाकुंभ का आयोजन 4 स्तर पर किया जाएगा, जिनमें न्याय पंचायत, विकास खंड, जिला और राज्य शामिल हैं। इस खेल महाकुंभ के तहत सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों से न्याय पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। वहीं 1 अक्टूबर से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस खेल महाकुंभ में करीब 10 करोड़ का बजट रखा गया है। आज पुनः जो है खेल को हम लोगों ने 2022 से फिर से प्रारंभ कर दिया है और यह खेल महाकुंभ बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर से लेकर आपके ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर फिर स्टेट स्तर तक पहुंचेगा। इसमें वो सारी प्रतियोगिताएं न्याय पंचायत स्तर पर रखी गई हैं, जो कि आगे चल के ब्लॉक, जिले और आपके राज्य स्तर तक पहुंचेंगे। ग्राम लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, पंचायत लेवल तक कैसे पहुंचा जाए। इनफैक्ट जो हमारी बेस है वो गांव और पंचायत से ही शुरू होती है।
और ये जो सोच है खेल महाकुंभ 2022 की, इसका जो आज हमने शुभारंभ किया है, देश से, राष्ट्र से और इंटरनेशनल लेवल के साथ में जोड़ देगा। हल्द्वानी पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने टोपी नगर में 103 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से बरामद की गई स्मैक की कीमत लगभग लाखों रुपए की बताई जा रही है। साथ ही आरोपी के कब्जे से बिना कागजात वाली बाइक को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। बता दें, आरोपी स्मैक तस्कर बरेली के भोजेपुरा से स्मैक को खरीद कर लाया था। पुलिस द्वारा हल्द्वानी कोतवाली और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड अभियान चलाया गया है, जिसमें मिक्की वारसी युवक पकड़ा गया है। इसके पास से आपका इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 103 ग्राम स्मैक और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये पूर्व में भी लगातार स्मैक बेचने का काम करता था। इसके द्वारा 4000 से 5000 रुपया ग्राम स्मैक बेची जा रही थी। इसका नेटवर्क बरेली से ये लाता था और यहाँ लोकल स्तर पे विद्यालयों में और खासकर इसकी सप्लाई का होता है, बच्चों पे इसका फोकस रहता था। इसके 2 साथी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, नामजद किए गए हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। वहीं कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र को स्वाभिमान और एकजुटता के साथ मजबूती से खड़े होने का रास्ता दिखाया है, जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी में राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष से ही हमें नया राज्य मिला है। उनके सपनों के अनुरूप ही राज्य विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। हिमालय क्षेत्र में आए भयावह हिमस्खलन से केदारनाथ धाम बाल बाल बच गया। केदारनाथ की पहाड़ियों में एवलांच देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ों के पीछे से बर्फ का सैलाब आ रहा है। एवलांच को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु बेहद डर गए। हालांकि इससे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर और उसके आसपास का स्थान पूरी तरह सुरक्षित है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रही है। खबर लक्सर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान और मतगणना शांतिपूर्वक हुआ। शांतिपूर्वक मतदान होने पर पुलिस प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लक्सर क्षेत्र अति संवेदनशील होने के चलते स्थानीय पुलिस विभाग और प्रशासनिक महकमे के सामने शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना कराना एक बड़ी चुनौती थी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।